students, welcome to your biology class for the day. So in our yesterday's lecture, in our previous lecture, we are completed with the chapter जिसका नाम था Microbes in Human Welfare. Microbes in Human Welfare में मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया, सीवेज ट्रीटमेंट सिखाया, बायोगैस सिखाया, माइक्रोब्स एज फर्टिलाइजर सिखाया, माइक्रोब्स एज बायोकंट्रोल एजेंट सिखाया. उसके अलावा हमने पढ़ा कि माइक्रोब्स घर में किस तरह से, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में किस तरह से यूज आते हैं, माइक्रोब जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में किस तरह से यूज आते हैं ना, ये सब हमने पढ़ा था. अब आगे चलते हैं हम. आगे हमारे पास है प्लांट ब्रीडिंग. प्लांट ब्रीडिंग है. देखो, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रीडिंग? क्या मतलब है ब्रीडिंग का? कौन सा चैप्टर चल रहा है? स्ट्रैटेजीज इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर हम पढ़ रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग के बारे में. स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन. सो बच्चा, फूड जो है, खाना जो है, हुआ क्या कि पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई. स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन. पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई, बट जमीन तो उतनी है ना. जमीन अगर उतनी है भाई, तो क्रॉप प्रोडक्शन तो उतना ही होगा. तो लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई. जमीन जो है, सरफेस एरिया जो है अर्थ पे, वो उतना ही है जितना पहले था, बट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई है. पॉपुलेशन जब इतनी ज्यादा इंक्रीज कर चुकी है, तो उतने सारे लोगों का पेट भरने के लिए खाना भी ज्यादा चाहिए. खाना ज्यादा चाहिए तो मतलब खेती ज्यादा होनी चाहिए. खेती ज्यादा होने के लिए जमीन तो लिमिटेड है. तो क्या करना पड़ा, उतने ही एरिया में हमने कोशिश की कि उतने ही एरिया में अमाउंट ऑफ क्रॉप्स जो है, प्रोडक्शन जो है, वो क्या हो जाए, डबल ट्रिपल हो जाए. एरिया उतना ही रहे, बट जो खाने का प्रोडक्शन हुआ है, जो खाना बना है, वो उतना ही रहे. बता, समझ में आया? समझ में आया आपको ये चीज? तो क्या किया गया, सबने पढ़ा होगा सोशल स्टडीज में, ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन आई बच्चों. ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ कि अमाउंट ऑफ क्रॉप पर यूनिट एरिया इंक्रीज्ड टू मेनी फोल्ड्स. बहुत सारा इंक्रीज कर गया. कैसे? फार्मर्स को बहुत सारे फर्टिलाइजर्स के बारे में जागरूक किया गया. पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक दवाइयां जो हैं, खादें जो हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, अमोनिया, यूरिया, ये सब खेतों में फार्मर्स ने डालना शुरू कर दिया, जिससे कि क्रॉप का जो प्रोडक्शन था वो बहुत अच्छा हो गया. कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे होने लग गया, जिससे कि कीड़े नहीं लगते थे और क्रॉप फेलियर बहुत कम हो गए. ये तो फार्मर्स के लिए बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि होता क्या था कि फार्मर की जो खेत है, खेत में क्या होता था, किसान के खेत में कीड़ा लग जाता था. कीड़ा लगने की वजह से उनकी सारी फसल खराब हो जाती थी, उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता था. 6-7 महीनों की जो मेहनत है, पूरे साल भर की जो मेहनत है, वो किसी काम की नहीं रहती थी. तो जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन आई, जब लोगों ने क्या करना यूज किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करना शुरू किया, पेस्टिसाइड्स को यूज करना शुरू किया, तो उससे ये हुआ कि एटलीस्ट जो है प्लांट्स जो है किसी तरह के पेस्ट से बच गए. प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुआ ही हुआ, बट बच्चा, हर चीज के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं. ग्रीन रेवोल्यूशन से कितना खाना बनेगा वो तो इंक्रीज हुआ ही, पर साथ साथ में केमिकल्स जो वो प्लांट्स को डाल रहे थे, वो हमारी बॉडी के अंदर जाना शुरू हो गए. अब उन केमिकल्स की वजह से बड़ी सारी डिजीज लग सकती हैं. अंदर पूरा जहर बन जाता है. आप प्लांट में केमिकल डाल रहे हो, उसी प्लांट को खा रहे हो, है ना, अच्छे से नहीं धो रहे हैं, या धो भी रहे हैं फिर भी उसमें कुछ ना कुछ तो रह जाएगा, कोई ना कोई कण तो रह जाएगा. उसी को आप खा रहे हो. इतने हार्मफुल केमिकल्स आपके अंदर जा रहे हैं, इतनी गंदी खादें आपके अंदर जा रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी क्या लगना शुरू हो गई, लोगों को बीमारियां लगना शुरू हो गई. क्या किया जाए? क्या रास्ता ढूंढा गया? रास्ता था प्लांट ब्रीडिंग. खाने को इंक्रीज करना है, केमिकल्स भी नहीं डालने हैं, गंदी खादें, गंदे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स भी नहीं डालने हैं, और प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करना है. भाई कैसे किया जाए प्रोडक्शन इंक्रीज? प्लांट ब्रीडिंग की हेल्प से जो है वो प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया. तो प्लांट ब्रीडिंग क्या है? प्लांट ब्रीडिंग जो है वो मैनिपुलेशन है प्लांट की स्पीशीज का. क्यों? ताकि एक ऐसा प्लांट बन सके, ताकि एक ऐसा प्लांट बन सके जो कि अच्छी
प्रोडक्शन दे, एक तो खाना अच्छा मतलब बहुत सारा खाना बना पाए, प्रोडक्शन अच्छी हो, उसके बाद कीड़ा ना लगे, और तीसरा क्वालिटी जो हो वो भी अच्छी हो, लगाना जो हो वो भी इजी हो। तो क्या है प्लांट ब्रीडिंग? जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स है बच्चों, उनको हमने क्या करना है, उसकी हमने मैनिपुलेशन करनी है। तो व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग? इट इज द पर्पसफुल, एनसीईआरटी की लाइन है ये, इट इज द पर्पसफुल मैनिपुलेशन। ये पर्पसफुल मैनिपुलेशन है किसकी? ऑफ प्लांट स्पीशीज। ये जो है पर्पसफुल, ऑन पर्पस की गई, मैनिपुलेट किया गया प्लांट स्पीशीज को। क्यों किया गया? इट इज द पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज इन ऑर्डर टू, क्या करने के लिए? इन ऑर्डर टू इंक्रीज, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, यील्ड जिसको हम कहते हैं, ठीक है, यील्ड पर यूनिट एरिया इंक्रीज कर दी, और ये तो करना ही था, ये तो केमिकल्स भी कर रहे थे। इसके साथ साथ वो जो प्लांट था वो कैसा था? डिजीज रेजिस्टेंट था, मतलब बीमारियां नहीं लग रही थी, एंड सूटेड फॉर कल्टीवेशन, भाई उग भी तो पाए, ऐसा ना हो कि वो ग्रो ही ना कर पाए। सूटेड फॉर कल्टीवेशन, तो हमने प्लांट्स के अंदर कुछ चेंजेस लाए जिसके कारण वो अच्छा, वो बेटर क्वालिटी का बन गया। इसको क्या बोलते हैं? इसको प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। कन्वेंशनली क्या किया जाता था? पहले क्या किया जाता था? कन्वेंशनल में हमारे पास था हाइब्रिडाइजेशन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन मतलब दो प्लांट्स को मिक्स करो, दो प्लांट्स जिनके कैरेक्टरिस्टिक अच्छे हैं उनको आपको मिक्स करना है, और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद उनको आर्टिफिशियली सेलेक्ट करना है, मतलब जो उनके ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए दो प्लांट्स के, उसमें से सबसे अच्छा जो ऑफस्प्रिंग था उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये है तरीका जो हमने प्लांट ब्रीडिंग के लिए अपनाया, ठीक है। चलो जी, अब चलते हैं आगे। स्टेप्स इन प्लांट ब्रीडिंग, वी विल बी स्टडिंग अबाउट द स्टेप्स इन प्लांट ब्रीडिंग। मुझे याद रखना, इस चैप्टर को आपको होली सोली एनसीईआरटी से करना, ठीक है। इसके बाद हम बायोटेक्नोलॉजी शुरू करेंगे, वो आपको थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। सो वी विल बी स्टडिंग अबाउट द स्टेप्स इन प्लांट ब्रीडिंग। पहला स्टेप जो प्लांट ब्रीडिंग में हमने पढ़ना है उसका नाम है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, भाई जो वेरिएबल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हमें एक रोज लगाना है, रोज का प्लांट। हम एक ऐसा रोज बनाना चाहते हैं जिसकी खुशबू बहुत अच्छी है, जिसका कलर भी बहुत अच्छा है, जो कि एक दिन अगर हम तोड़ें, प्लांट्स उसको तोड़ें तो वो एक हफ्ते तक कम से कम फ्रेश जैसा रहे, उसके आसपास कीड़े मक्खियां ना भिन भिनाएं, ज्यादा देर तक फ्रेश रहे। तो हमें एक ही प्लांट में बड़ी सारी प्रॉपर्टीज चाहिए, उसमें खुशबू भी होनी चाहिए, कलर भी अच्छा होना चाहिए, शेप भी अच्छी होनी चाहिए, फिर उस पे कीड़े ना लगे, उसके अलावा वो काफी देर तक फ्रेश रहे। तो उसके लिए हमने क्या किया, जितनी वेराइटीज थी ना गुलाब की, जितनी वेराइटीज थी ना रोजेस की, उनको इकट्ठा कर लिया। तो कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी मतलब कि जो है अलग अलग वेराइटी, एंड यही है क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा स्टेप जो है, अच्छा इसको क्या भी बोलते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज जर्म प्लाज्म कलेक्शन। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी को जर्म प्लाज्म कलेक्शन भी बोलते हैं, एंड आपको याद रखना है ये क्या है, दिस इज दी बैकबोन, या फिर हम बोलेंगे रूट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। यही तो है बैकबोन या फिर रूट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, यहीं से काम शुरू होना है, ये नहीं होगा तो काम ही नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत सारी जो जीन्स हैं उनके बड़े सारे जो अलील्स हैं उनको इकट्ठा करना। तो इसमें क्या किया गया, जीन्स या फिर ऑल दी अलील्स ऑफ, क्या इकट्ठा किया गया, अलग अलग अलील्स इकट्ठे किए गए,
all the alleles of all the genes of that plant are collected. भाई कलर क्या, जीन क्या हो गया, फ्लावर का कलर, उसके अलग अलग एलील्स होंगे ना, अलग अलग कलर है ना, तो आप उन सारे कलर्स वाले एलील्स को इकट्ठा करो, मतलब हर एक वैरायटी आपको उस प्लांट की इकट्ठा कर लेनी है. All the alleles of all the genes of that plant are collected. उन सबको आपको क्या कर लेना है, कलेक्ट कर लेना है. वो ऑल दैट प्लांट्स कौन से हो सकते हैं, प्लांट्स जो है वो वाइल्ड वेराइटीज हो सकती हैं उसकी, जो जंगलों में उगती हैं, जो अभी तक डोमेस्टिकेट नहीं की गई हैं. उसके अलावा डोमेस्टिकेटेड जो आप लोग उगाते हो वो वाली वेराइटीज हो सकती हैं उसकी. ठीक है, तो इन सारी की सारी वेराइटीज जो हैं, वाइल्ड हो चाहे डोमेस्टिकेटेड हो, इनके जितने भी जीन्स हैं, उन जीन्स के जितने भी एलील्स हैं, आपको क्या कर लेना है बच्चों, आपको उनको कलेक्ट कर लेना है. पहला पॉइंट. ठीक है, याद रखना ये बैकबोन है, ये बैकबोन है जो इसकी प्लांट ब्रीडिंग की. ठीक है, अब आपने जितनी भी वैरायटीज इकट्ठी कर ली हैं, देन इवैल्यूएशन ऑफ सिलेक्शन, इवैल्यूएशन ऑफ पेरेंट्स. आपके पास लेट्स से आपने 10 वैरायटीज इकट्ठी कर ली है, 10 नहीं करनी है वैसे तो आपको हंड्रेड्स करनी है, बट लेट्स से आपने 10 कर ली है. अब 10 में से आपको कोई ऐसे 2 प्लांट्स मतलब सिलेक्ट करने हैं जिनमें डिजायरेबल कॉम्बिनेशन हो कैरेक्टर्स का. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पेरेंट्स कौन से हमने चूज करने हैं. हम बोलेंगे द जर्म प्लाज्म कलेक्शन इज इवैल्यूएटेड. जर्म प्लाज्म का जो कलेक्शन है उसको क्या किया गया, उसको किया गया इवैल्यूएट. तो जर्म प्लाज्म का जो कलेक्शन है इट इज इवैल्यूएटेड टू आइडेंटिफाई plants with desirable combination of characters. जर्म प्लाज्म को कलेक्ट किया. ठीक है, जर्म प्लाज्म जो है उसको कलेक्ट किया और उसको इवैल्यूएट किया. इवैल्यूएट मतलब अच्छे से चेक किया हमने कि देखिए जरा कि इस सारे के सारे जितने भी प्लांट्स हमने कलेक्ट करे हैं इसमें कौन से ऐसे 2 प्लांट्स हैं जो सबसे बेस्ट हैं, जिनमें वो क्वालिटीज हैं जो हमें चाहिए. तो हमने जर्म प्लाज्म को कलेक्ट किया, उसको अच्छे से इवैल्यूएट किया, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से प्लांट्स हैं जिसमें डिजायरेबल कॉम्बिनेशन है कैरेक्टर्स के. और फिर क्या किया गया, जिनको हमने सेलेक्ट किया था ना, पहले तो हमने उनको ही मल्टीप्लाई कर लेना, जो हमें अच्छे लगे हैं ना पेरेंट्स, पहले तो उन्हीं की कॉपीज बना लेनी है. selected parents are multiplied. selected parents को ही हमने क्या किया बच्चों, selected parents को ही हमने मल्टीप्लाई किया. they are multiplied to create pure lines, ताकि उनकी प्योर लाइंस बन सके. व्हाट आर दीज प्योर लाइंस, क्या होती है प्योर लाइंस. प्योर लाइंस आपको जेनेटिक्स में सिखाया था मैंने, ये होमोजाइगस होते हैं. होमोजाइगस यानी कि दोनों एलील सेम, तभी क्रॉस अच्छे से परफॉर्म हो सकता है, नहीं तो हर बार रिजल्ट वेरी करेगा. ठीक है, आपने उनकी प्योर लाइंस बना ली. कैसे बनती है प्योर लाइंस, कैसे आती है होमोजाइगोसिटी, जब उस पर्टिकुलर प्लांट को अगली कुछ जनरेशंस तक, अगली 3-4 जनरेशंस तक आप क्या कराते रहोगे, सेल्फ पॉलिनेट कराते रहोगे. सेल्फ पॉलिनेट अगर हम उस पर्टिकुलर प्लांट को करवाते रहते हैं बार बार तो बन जाती हैं प्योर लाइंस. ठीक है, then we have cross hybridization among selected parents. सिलेक्टेड पेरेंट्स को क्या किया गया, सिलेक्टेड पेरेंट्स जो हैं उनको क्या किया गया, आपस में क्रॉस हाइब्रिडाइज कराया गया.
जो भी पेरेंट्स भैया आपको मिल गए उनको अब कराना है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। कैसे? याद रखना ये जो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस है ये सबसे ज्यादा टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। क्वेश्चन आएगा कि बताओ कि इनमें से सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और टीडियस प्रोसेस, टीडियस यानी कि डिफिकल्ट प्रोसेस कौन सा? तो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन जो है पेरेंट्स का, इट इज द मोस्ट टीडियस, it is the most tedious and टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सबसे ज्यादा मुश्किल और सबसे ज्यादा टाइम लगता है इस प्रोसेस में, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन में। करते क्या देखो, एक ले लेते हैं मेल पैरेंट, एक ले लेते हैं फीमेल पैरेंट। ये जो फीमेल है ये है फीमेल, ठीक है। वो जो स्टेप्स क्या है हमारे पास, सबसे पहले क्या करते हैं कि जो फीमेल है उसके जो एंथर्स हैं उनको काट देते हैं। एंथर्स को काट लिया ताकि सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स रह जाएं। तो इसका जो पहला काम हमने किया उसका नाम है इमैस्कुलेशन। फीमेल के साथ किया गया ये। इमैस्कुलेशन का क्या मतलब है? इमैस्कुलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ एंथर। एंथर को वहां से रिमूव कर लिया। एंथर का रिमूवल जो है उसी को बच्चा इमैस्कुलेशन कहा गया। फिर रिमूवल ऑफ एंथर इमैस्कुलेशन है। क्यों किया गया? ताकि ताकि ये खुद के साथ ही कहीं क्रॉस ना कर ले। दिस was done to avoid self pollination। ऐसा करने से क्या नहीं होगी? ऐसा करने से कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगी, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप जो है इसको ढक लिया, इसके ऊपर एक बैग लगा दिया, पॉलीथीन बैग जैसे होता है ना। इस पूरे के पूरे कार्पेल के ऊपर या पूरे के पूरे फ्लावर को हमने एक बैग से ढक दिया। व्हाट इज दिस? दिस इज बैग। क्यों भाई? टू अवॉइड अनवांटेड या रैंडम, हम सोचेंगे अनवांटेड पोलन टू कम, ताकि कोई और पोलन ना आ जाए। फिर जब ये फ्लावर मैच्योर हो गया तो तीसरा स्टेप किया गया। वो तीसरा स्टेप क्या था? डीबैगिंग। बैग हटाया गया। डीबैगिंग कब की गई? डीबैगिंग बच्चा तब की गई जब ये फ्लावर, जब इसका फीमेल ऑर्गन जो है वो क्या हो गया? मैच्योर हो गया। तो वी विल बी सेइंग वी आर डूइंग डीबैगिंग व्हेन कार्पेल मैच्योर। जब कार्पेल मैच्योर हो जाता है तो इस पे से बैग हटा दिया एंड बैग हटा दिया, कार्पेल जब मैच्योर हो गया तो डीबैगिंग व्हेन कार्पेल मैच्योर एंड शेडिंग पोलन ऑन इट। इसके ऊपर क्या शेड किया? इसके ऊपर पोलन ग्रेन शेड किया। बैग हटा दिया फ्लावर से और जो कार्पेल है उस पे क्या शेड कर दिया? उस पे पोलन ग्रेन शेड कर दिया। सिमिलरली अब ये देखो आप लोग मेल को, ये रहा मेल। टाइम आने पे इस मेल का जो पोलन ग्रेन है, अब देखो क्या किया गया, जब ये मैच्योर हो गया तो इसका जो ये है बैग, इसका जो बैग है, रुको, जब ये मैच्योर हो गया तो भाई इसका बैग जो है इसको रिमूव कर लिया गया और इसके एंथर के पोलन ग्रेन को इसके ऊपर डाल दिया गया, कर दिया शेड और फिर से बैगिंग कर दी। समझे? ये समझे आप? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन में बहुत टाइम लगता है। मैच्योरिटी का वेट करो, शेडिंग करो पोलन ग्रेन की, ठीक है। अब ये जो फीमेल है ये आगे चल के क्या प्रोड्यूस करेगी? फ्रूट बनाएगी। पोलन ग्रेन जब डाल दिया है तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनाएगी। फ्रूट के बाद क्या होंगे? फ्रूट में बड़े सारे सीड्स होंगे।
सीड्स को क्या करवाओगे आप, ग्रो करवाओगे। जितने सीड्स उतने ज्यादा न्यू प्लांट्स बनेंगे। तो बड़े सारे क्या बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्लांट्स, रिकॉम्बिनेंट प्लांट्स बनेंगे बड़े सारे। अब अगला स्टेप क्या होगा, यहां तक समझ में आया? आपने क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराई, फ्रूट बना, सीड्स बने, सीड्स को आपने लगा दिया फिर से मिट्टी में। सीड्स जो आपने मिट्टी में लगाए हैं दोबारा से, उनका क्या होगा, उनसे नए प्लांट्स बनेंगे। अब आप उन प्लांट्स को अच्छे से इवैल्यूएट करोगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप जो है इट इज selection and testing of superior recombinants। जो सबसे अच्छे हैं ना उनको सिलेक्ट करो, उनको टेस्ट करो। कैसे, जो सबसे अच्छे हैं, सबसे अच्छे मतलब बहुत सारे बच्चे प्रोड्यूस हुए, जितने सीड्स थे उतने आपने ग्रो करवाए, जितने ग्रो कराए भाई उतने रिकॉम्बिनेंट प्लांट्स बने। अब उन सारे रिकॉम्बिनेंट प्लांट्स में से द बेस्ट रिकॉम्बिनेंट, जो सबसे अच्छा था, बेस्ट रिकॉम्बिनेंट जिसमें मम्मी और पापा के फीचर्स आए होंगे अच्छे वाले, उनको चूज किया। बेस्ट रिकॉम्बिनेंट इज चोजन। ऐसा थोड़ी होता है मम्मी और पापा के जो बच्चे हैं, जो भाई बहन हैं, क्या वो सारे अच्छे होते हैं या सारे बुरे होते हैं? नहीं, किसी में बहुत अच्छे फीचर्स आते हैं, किसी में थोड़े एवरेज फीचर्स आते हैं, और किसी में थोड़े जो फीचर्स होते हैं उस दोनों के रिसेसिव वाले फीचर्स आ जाते हैं, अनडिजायरेबल वाले फीचर्स आ जाते हैं। तो आपको वो वाला रिकॉम्बिनेंट बच्चों चूज करना है जिसके जो फीचर्स हैं वो क्या है, वो बहुत ज्यादा क्या है, वो है डिजायरेबल वाले, जो आप चाहते थे। आपने क्या किया, उसको जो है वो चूज कर लिया। अब ये जो स्टेप है मैंने आपको बताया, ये कोई पूछेगा कि बैकबोन कौन सी है, रूट कौन सी प्लांट ब्रीडिंग की, तो पहला स्टेप कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। दूसरा सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और टीडियस प्रोसेस कौन सा है, तो ये क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग सिलेक्टेड पेरेंट्स। अब ये जो प्रोसेस है बच्चों, ये क्या है, ये सबसे क्रूशियल स्टेप है। कौन सा प्लांट आप चूज करोगे ये पता लगाना जो है ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि इतनी मेहनत तभी सफल होगी जब जो रिकॉम्बिनेंट है वो आपकी चॉइस का बेस्ट हो। ठीक है, तो मोस्ट क्रूशियल स्टेप जो है इट इज सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। क्या किया गया, सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद इसको क्या किया, सेल्फ पॉलिनेट किया दोबारा से बड़ी सारी जनरेशंस के लिए, सेल्फ पॉलिनेटेड फॉर many generations। याद रखना ये जो रिकॉम्बिनेंट होना चाहिए ये दोनों पेरेंट्स से बेटर होना चाहिए, नहीं तो आप पेरेंट प्लांट ही चूज कर लो। अगर ये एक भी पेरेंट से कम है तो फिर इसके बनने का फायदा क्या, पेरेंट चूज कर लो ना कोई, वो ज्यादा अच्छा था इससे। तो रिकॉम्बिनेंट शुड बी सुपीरियर टू बोथ द पेरेंट्स। जिसको आपने चूज किया, जिस बच्चे को आपने चूज किया वो दोनों पेरेंट्स से भी as well as superior to both the parents as well as to all the progenies। जितने भी बच्चे हुए उनसे भी अच्छा होना चाहिए और अपने पेरेंट्स से भी अच्छा होना चाहिए, तभी उसको चूज करने का फायदा है। अब आपने क्या सोचा, ये तो बहुत अच्छा है, चलो फटाफट इसकी कॉपीज बनवा लें। इट इज सेल्फ पॉलिनेटेड फॉर मेनी जनरेशन टू मेंटेन होमोजाइगोसिटी, ताकि प्योर लाइन बन जाए उसकी, ताकि उसके सारे फीचर्स जो है वो प्योर लाइन में कन्वर्ट हो जाए। टू मेंटेन होमोजाइगोसिटी, बता रही हूँ आपको प्योर लाइंस क्या होती हैं, प्योर लाइंस होती हैं वो जो कि होमोजाइगस हो, जिसमें हेटेरोजाइगोसिटी ना हो। फिर उसको सेल्फ पॉलिनेट कराओगे तो होमोजाइगस ही आएगा, मतलब वो जो फीचर है पर्टिकुलर वो कहीं नहीं जा रहा, वो आपने बचा के रख लिया। ठीक है, होमोजाइगोसिटी अगर होगी तो प्रोजेनी में फिर वो फीचर गायब तो नहीं होगा ना, जैसे स्मॉल टी गायब हो जाता था। अगर स्मॉल टी होगा तो स्मॉल टी गायब होगा ही नहीं डॉफ के केस में। Last is testing, release and commercialization of new cultivars। जो नया प्लांट बना है उसको बड़े अच्छे से आपको टेस्ट करना है। कैसे टेस्ट करोगे, हाउ विल यू टेस्ट, टेस्ट करने के लिए जो नया प्लांट है इट इज ग्रोन
इन रिसर्च फील्ड, पहले तो रिसर्च फील्ड में ग्रो करेंगे कि भाई कैसी परफॉर्मेंस आई है। उसके बाद क्या किया, पहले तो साइंटिस्ट अपनी देखरेख में उसको रिसर्च फील्ड में ग्रो करवाएंगे। उसके बाद फार्मर के फील्ड में ले गए, कितने सीजन्स के लिए, 3 सीजन्स के लिए फार्मर के फील्ड में ग्रो किया इन डिफरेंट लोकेशंस। ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे, अलग अलग जगहों पे ग्रो किया उनको 3 सीजन्स तक, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि सीजन अच्छे आ गए और अगले सीजन अच्छे हो ही ना पाए। ऐसा ना हो कि पंजाब में तो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं बट यूपी में या महाराष्ट्र में अच्छे से ग्रो ही नहीं कर रहे। तो अलग अलग जगहों पे 3 सीजन्स के लिए फार्मर के फील्ड में इनको क्या किया गया, ग्रो किया गया। जो प्लांट ग्रो हो रहा है अगर तो वो पिछले वालों से अच्छा है तो ही आपका जो सीड है उस पर स्टैंपिंग होगी, तभी आपका जो प्लांट ब्रीडिंग का एक्सपेरिमेंट था वो जो है वो सक्सेसफुल हुआ। अगर पिछले वाले इससे अच्छे थे तो फिर इतना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी। समझ आ गई है? इज इट क्लियर? तो ये बहुत ही टीडियस काम था, इतना छोटा काम नहीं है ये, बहुत ही मुश्किल होती है ये चीजें, ठीक है? समझ में आ गया? तो भाई इंडिया जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, मतलब जो इंडियंस हैं वो उनकी 70% जो इनकम है, जीडीपी है, उस पर कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, उस पर कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारा एग्रीकल्चर। और 62% जो पॉपुलेशन है वो तो पूरी 62% जो पॉपुलेशन है वो किसमें लगी हुई है, वो लगी हुई है पूरी तरह से एग्रीकल्चर में, ठीक है? और कितने परसेंट इंडिया के जीडीपी में ये दे रहा है, सिर्फ 33%, मतलब 62% लोग हैं, 62% जो लोग हैं वो सिर्फ 33% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप देखो कम है ना कंट्रीब्यूशन जीडीपी में, कमाई जो है वो कम ही दे रहे हैं ना। इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई। अब इतनी ज्यादा जब पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है बच्चों, तो लोगों के लिए खाना इंक्रीज करना पड़ेगा। ग्रीन रेवोल्यूशन पिक्चर में आई, ग्रीन रेवोल्यूशन तो आई, उसके कारण क्या हुआ आपको पता है, मैंने आपको बताया कि आपने खाना शुरू कर दी खाद्य साथ में, जिसकी वजह से क्या हुआ, बड़े सारे टॉक्सिक केमिकल्स जो हैं अंदर जाना शुरू हो गए। तो इंडिया जो है, इंडिया की अगर हम बात करें तो 62% जो पॉपुलेशन है, 62% पॉपुलेशन जो है इट इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। 62% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, और बच्चों सिर्फ 33% जो है इट इज द कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। तो कंट्रीब्यूशन की कमी है, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाया गया, किसकी हेल्प से आपको पता है, मैंने आपको बताया ग्रीन रेवोल्यूशन की हेल्प से क्रॉप प्रोडक्शन जो है बड़ा ज्यादा इंक्रीज करवाया गया। तो देखो फिर ग्रीन रेवोल्यूशन से, जो ग्रीन रेवोल्यूशन आई तो जो नई वेराइटीज आई, उन्होंने कैसे प्लांट्स को, हाई यील्डिंग वेराइटीज आई थी ना, तो उसने किस तरह से इंक्रीज लाया। तो आपको लर्न कर लेनी है फिगर्स, क्योंकि भैया एनसीईआरटी में दी हुई है, एज इट इज लाइंस आ जाएंगी, फिगर्स भी आपको लर्न करनी पड़ेंगी। इसमें पूरा लर्न करने वाला चैप्टर है ये, ठीक है? ज्यादा समझने वाला है ही नहीं, आपने अभी देखा। तो मैं आपके लिए लिख देती हूँ, आपको लर्न करना है। अगर हम बात करें वीट की, तो मैं बात कर रही हूँ 1960 से 2000 की, ठीक है? तो वीट प्रोडक्शन जो था 1960 में, ये आपको लर्न करनी है फिगर्स। 1960 में दिस प्रोडक्शन वाज 11 मिलियन, और बाद में ये बढ़ के हो गया 75 मिलियन टन। इन ग्रीन रेवोल्यूशन में जो टेक्निक्स है उनकी वजह से 11 मिलियन था सिर्फ 1960 में, और ग्रीन रेवोल्यूशन ने इतना तहलका मचा दिया आते ही कि प्रोडक्शन डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 8 टाइम्स है ऑलमोस्ट प्रोडक्शन, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है। तब जाके कहीं पॉपुलेशन की नीड जो है पूरी हो पाई, अदरवाइज बहुत सारे लोग जो है बेचारे वो दे मस्ट बी डाइंग ऑफ हंगर, भूख से मर रहे होते, क्योंकि हमारे पास खाना ही नहीं पूरा होता। राइस जो है, राइस का जो प्रोडक्शन है वो पहले 35 मिलियन टन्स था, मिलियन के साथ टन्स है, इतना फूड का प्रोडक्शन है। तो पहले 35 मिलियन टन्स था और इंक्रीज होके कितना हो गया 89.5 मिलियन टन्स। क्यों हुआ? वीट की वैरायटी, वीट और राइस की वैरायटी डेवलप हुई थी वीट की, उसका नाम है सेमी ड्वार्फ वैरायटी। याद रखना आपको, क्या नाम है? सेमी ड्वार्फ वैरायटी जो है वो इंक्रीज हुई थी। किसने की थी? नॉर्मन ई बोरलॉग।
साइंटिस्ट का नाम नॉर्मन ई बोरलॉग, और इतनी अच्छी वैरायटी इन्होंने डेवलप की थी, इसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला। सोचो कितने लोगों का जो है वो खाना इन्होंने कंप्लीट किया है। नॉर्मन ई बोरलॉग ने ऐसी वैरायटीज डिस्कवर की थी जिन्होंने जो है प्रोडक्शन उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया था, और इसी वजह से जो नॉर्मन ई बोरलॉग हैं इनको क्या दिया गया बच्चों, इनको दिया गया नोबेल प्राइज। वाह, नोबेल प्राइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेमी ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ व्हीट एंड राइस, जिन्होंने प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा इंक्रीज किया। ठीक है, चलो जी, तो अब आप लोग जान लो कि व्हीट की कौन सी वेराइटीज डेवलप हुई थी और कहाँ हुई थी। तो भाई व्हीट की जो वेराइटी थी जो कि डेवलप हुई थी वो इन्होंने की थी कहाँ, करना है आपको ये। व्हीट की वेराइटी डेवलप हुई थी इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट इन मेक्सिको। व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट इन मेक्सिको। मेक्सिको के अंदर व्हीट की ये वैरायटी जो है इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, उसके बाद इंडिया के अंदर जो है कुछ डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज को इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये तो थी नॉर्मन ई बोरलॉग ने, जो इन्होंने मेक्सिको के नॉर्मन ई बोरलॉग जो है उन्होंने सेमी ड्वार्फ वेराइटीज जो है वो मेक्सिको के इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट में डेवलप की थी। उसके बाद इंडिया के अंदर कुछ डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज जो हैं वो डेवलप की गई, तो उनका नाम था सोनालिका एंड कल्याण सोना। बच्चा जब हिंदी पढ़ी होगी अगर आपने, तो व्हीट का, गेहूं का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो सोना होता है। सोना, गोल्डन कलर के खेत हो जाते हैं ना, तो सोना होता है इनका पर्यायवाची, उसी के नाम से नाम रखा गया सोनालिका और कल्याण सोना। ये है गेहूं की वेराइटीज, कनक जो होती है। उसके बाद आ गया हमारे पास राइस। राइस जो है इसकी डेवलपमेंट कहाँ हुई, इसकी डेवलपमेंट जो हुई वो हुई IRRI के अंदर। IRRI क्या है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये जो IRRI राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पे है, व्हीट वाला मेक्सिको में था, ये वाला फिलीपाइंस में है। और जो वेराइटी इन्होंने डेवलप की थी वहां पे IRRI ने उसका नाम भी IR8 रख दिया। उसका नाम क्या रखा, IR8। किसके नाम पे रखा, इंस्टीट्यूट के नाम पे उसका नाम IR8 रख दिया। उसके अलावा ताइवान में एक वेराइटी डेवलप हुई और ताइवान के नाम से उसका नाम क्या रख दिया, ताइचुंग नेटिव 1। तो ये राइस की वेराइटीज थी जो डेवलप हुई थी। ठीक है, बाद में इंडिया में देखो तो फिलीपाइंस और ताइवान में हुई, बाद में इंडिया में जो वेराइटीज थी उनका नाम था जया एंड रत्ना। जया और रत्ना नाम की वेराइटीज जो है वो इंडिया में डेवलप की गई। तो ये आपको करना है याद कि राइस जो है IRRI में बनाया गया IR8 नाम का, और ताइचुंग नेटिव 1 भी राइस की वेराइटी है जो कि ताइवान में बनाई गई, और इंडिया के अंदर जो राइस है वो जया और रत्ना डेवलप किए गए। व्हीट मिक्स हो जाते हैं ये सारे, सोनालिका, कल्याण सोना, जया, रत्ना, किसने किया, कहाँ किया, तो ये सारी चीजें जो है आपको अच्छे से याद करनी है। ठीक है, लर्निंग है इसमें सिर्फ। ठीक है, उसके बाद आ जाओ भाई शुगर केन के बारे में करते हैं। शुगर केन की भी वेराइटी डेवलप की गई। एक्चुअली हुआ क्या कि नॉर्थ का जो शुगर केन था, नॉर्थ के शुगर केन की प्रोडक्शन काफी अच्छी थी। और जो साउथ का शुगर केन था ना, साउथ का शुगर केन जो था उसकी यील्ड बहुत अच्छी थी, वो बहुत ज्यादा स्वीट था, उसमें शुगर प्रोडक्शन जो है उसमें शुगर जो थी वो बड़ी ज्यादा थी। यहाँ पे गन्ना ज्यादा ग्रो करता था नॉर्थ में, और साउथ का गन्ना जो था वो बड़ा ज्यादा क्या देता था, स्वीट था, क्योंकि उसका क्या ज्यादा था, शुगर कंटेंट ज्यादा था। क्यों शुगर कंटेंट ज्यादा था, क्योंकि उसकी स्टेम भी भाई थिकर थी। वहां पे गन्ने की खेती बड़ी अच्छी हो रही थी नॉर्थ में, बट गन्ने की वैरायटी इतनी, गन्ने की जो मिठास थी, गन्ने की जो शुगर कंटेंट था वो इतना ज्यादा नहीं था। साउथ वाले गन्ने जो थे उनका शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा था, स्टेम जो थी वो बहुत थिकर थी, बट ये जो गन्ने थे दीज कुडंट बी ग्रोन इन नॉर्थ। नॉर्थ में नहीं ग्रो कर रहे थे,
हमने सोचा ये वाले कर लेते हैं, नॉर्थ में भी ग्रो, पर ये जो थे ये नॉर्थ में ग्रो नहीं कर पा रहे थे। नॉर्थ वालों का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा था, साउथ वाला जो था वो बहुत मीठा था, उसकी स्टेम जो थी वो बहुत थिक थी, बट वो नॉर्थ में ग्रो नहीं हो पा रहा था। फिर क्या किया गया, इन दोनों वेराइटीज को क्या किया गया, क्रॉस किया गया और एक न्यू स्पीशीज बनी। और ये जो न्यू स्पीशीज थी ये शुगर कंटेंट भी काफी अच्छा था, शुगर कंटेंट भी काफी हाई था, प्रोडक्शन भी काफी अच्छा था, मतलब दोनों के डिजायरेबल फीचर आ गए ना। और सबसे अच्छी बात थी कि ये नॉर्थ में भी ग्रो कर जाता था, कुड बी इजीली ग्रोन इन नॉर्थ। अब ये से याद रखना, आपकी जो साउथ वाली वैरायटी है, साउथ वाली पर्टिकुलरली, उसका नाम था सैक्करम ऑफिशिनारम। सैक्करम, बच्चा ये करने ही पड़ेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो नेम ऑफ द वैरायटी वाज सैक्करम ऑफिशिनारम, ठीक है। और नॉर्थ वाली जो वैरायटी थी उसका नाम था सैक्करम बारबेरी। सैक्करम बारबेरी वाज अ वैरायटी इन नॉर्थ जिसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा था। साउथ की वैरायटी जिसका नाम सैक्करम ऑफिशिनारम था, उसका शुगर लेवल बड़ा अच्छा था, बड़ी जो शुगर अच्छी वाली वैरायटी थी नॉर्थ में ग्रो नहीं कर सकती थी। दोनों को क्रॉस किया, दोनों को हाइब्रिडाइज कराया और एक ऐसी वैरायटी हमने चुनी जो कि नॉर्थ में ग्रो भी कर जाती थी, मीठा भी बहुत था, चीनी भी अच्छी खासी प्रोड्यूस होती थी और प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा था। ठीक है, लास्ट में मिलेट्स, मिलेट्स भी ग्रो करवाए गए। भाई मिलेट्स क्या होते हैं, मिलेट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें छोटे छोटे सीड्स होते हैं बहुत ज्यादा वाले। तो कौन से मिलेट्स होते हैं, जैसे कि ज्वार होती है, जैसे कि बाजरा होता है। तो ये सारे जो हैं ये डेवलप किए गए, जिससे कि क्या हुआ, हाई यील्डिंग, यील्ड तो अच्छी है, कंटेंट तो ज्यादा ही बनना चाहिए, कम कंटेंट बनेगा उसका क्या फायदा, और क्या फायदा है, एंड कुड टॉलरेट वाटर स्ट्रेस, पानी की कमी में भी ग्रो कर जाते थे, इनको पानी कम लग रहा था। समझ में आई है? तो ये था हमारा आज का टॉपिक, क्या क्या लर्न करना है, क्या क्या समझना है, क्या क्या करना है, मैंने आपको सिखा दिया। कल की क्लास में मैं आपको कराऊंगी डिजीज रेजिस्टेंस के लिए कौन सी वेराइटीज डेवलप हुई, उसके अलावा इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस में कौन सी वेराइटी डेवलप हुई, सिंगल सेल प्रोटीन क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का टिश्यू कल्चर। कल हम ये चैप्टर वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं 2-2 दिनों के लिए, इनको आपको लर्न करना है, एनसीईआरटीज ही फॉलो करनी है। दैट इज इट फॉर द डे बच्चा, थैंक यू सो मच, बाय बाय।